इतना टैक्स क्यों? जनता पर इतना टैक्स क्यों? और उस टैक्स उस कर को लेने के बाद सरकार का पेट खाली क्यों? आपको इसका कारण मालूम है? आप जान सकते हैं क्यों ऐसा हो रहा है? सरकार का पेट नहीं भर रहा और टैक्स और टैक्स और टैक्स और टैक्स, अनेक प्रकार का कर लगा करके साम दाम दंड भेद से जनता से पैसा निकलवा लेना। जय विश्व बंधु। बंधुओं, कार्यक्रम चल रहा है ये भारत गाथा। भारत गाथा का मतलब हमने आपको कहा कि हम भारत की कथा कर रहे हैं। कौन सी कथा है? गीता रामायण भागवत भी करेंगे, अभी तक किए नहीं। हम कर रहे हैं भारत गाथा, यानी भारत की कथा। आज भारत की कथा में हम क्या करने वाले हैं? हमारे एक भगत हैं पास में हमारे, उन्होंने नर्सरी बनाई हुई है और वो नगर पालिका का काम करते हैं। पेड़ पौधे देना, साफ सफाई करना, पेड़ पौधे छांटना, पेड़ पौधे काटना, पेड़ पौधों को लगाना, पानी लगाना, गर्मियों में ये करना वो करना, मतलब उनको सूरत महानगर पालिका से ठेका मिलता है। उनसे कुछ चर्चा हुई, कैसे कैसे क्या क्या काम करते हैं। बंधुओं, मैं उनकी व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा, उन्होंने मुझे कोई वैसी बात नहीं कही, लेकिन हमारे जो विचार में बात रहती है वह बात पक्की हो जाती है। इतना टैक्स क्यों? जनता पर इतना टैक्स क्यों? और उस टैक्स उस कर को लेने के बाद सरकार का पेट खाली क्यों? आपको इसका कारण मालूम है? आप जान सकते हैं क्यों ऐसा हो रहा है? सरकार का पेट नहीं भर रहा और टैक्स और टैक्स और टैक्स और टैक्स, अनेक प्रकार का कर लगा करके साम दाम दंड भेद से जनता से पैसा निकलवा लेना। हमारे गोस्वामी जी बहुत अच्छी अच्छी बातें लिख गए हैं। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिख दिया था उन्होंने, नृप पाप परायण धर्म नहीं कर दंड विडंब प्रजा नित ही। ऐसे शासक होंगे कलयुग में, वहां पर धर्म नहीं होगा, पापी हो जाएंगे, सब पाप परायण रहेंगे, धर्म नहीं कर पाएंगे वो, और प्रजा को दंड विडंब नित्य प्रति कोई न कोई उल्टा सीधा टैक्स कर फर लगा करके फिट रखेंगे। मैं भारत के भारतीयों से, उन बंधुओं से, विश्व बंधुओं से, भारत की जनता से यदि कोई सुन पावे मुझे, तो मैं कह रहा हूं अपने मन में चिंतन करना। ये आपका धन बीच वाले ठेकेदार ऑफिसर मिलकर के खा जाते हैं। भारत में जितने भी टेंडर हो रहे, ई टेंडर हो रहे, ऑनलाइन हो रहे, फलाने हो रहे, ढिकने हो रहे, फिर भी बंधुओं 50% और अगर अधिक कर लो तो 60%, 70% तक ये लोग लगा सकते हैं। बाकी 50 से 30% तो ये गप मार जाते हैं। कौन? सरकार की कृपा से ये कार्य हो रहा है। ठेकेदार और सरकार के कर्मचारी ऑफिसर, जो बड़े बड़े टेंडर ठेके होते वो तो मंत्री परिषद तक जाते हैं,
जो जिस विभाग का मंत्री है, जिसके अंदर में ये काम आ रहा है, वहां तक जाते हैं। क्या स्थिति है देश की, ये भारत की कथा कह रहा हूं बंधुओं। और यदि किसी सरकार को, सरकारी कर्मचारी को विरोध हो मेरी इस बात से, तो बंधुओं मैं उनके साथ कुछ दिन रहूंगा। या तो ये बंद कर देंगे इस भ्रष्टाचार को, तो इनकम भारत की डबल हो जाएगी, और वरना ये सब पकड़े जाएंगे। और पकड़ने की क्या, यदि सरकार की नीति अच्छी है, शुद्ध विचार है, मेरे जैसे 2-4 लोगों को साथ लगा दे, देख लेते कितने पेड़ लगे थे, कितने में पानी लगा, कितने पेड़ कटे और कितना धन में ठेका हुआ था, कितना गया, कितने रोड बने, कितना डाबर लगा, कितना सीमेंट लगा, कितना काम हुआ और कितना रुपया खर्च हुआ, देख ले। अरे बंधुओं, यहां तो गलटप भी ठोक देते हैं 2 लाख के काम में 25 लाख का बिल बना करके। यदि सरकार इस प्रकार की कोई भी इंक्वायरी करावे ना, तो साहब भारत कर्ज से मुक्त हो जाए 2 साल में। इतना धन का दुरुपयोग का मतलब यह है कि कहीं खड्डे में नहीं डाल रहे लोग, वैसे लोग इस धन को मिल बांट के खा जा रहे हैं। और ऐसे ही लोग फिर दुबई में और स्विट्जरलैंड में और यूएसए में और वहां पर जाकर के अपनी संपत्ति, वैभव, विलासता बसा करके अब भारत को छोड़ करके चले जाते हैं। बैंकों की कृपा कैसी बंधुओं, एक भाई हमारे पास आए, हमसे कह लगे महाराज जी आपकी गाड़ी है। हमने कहा भाई है तो सही, क्या आप इस पर लोन लेंगे? मन की लोन तो इस पर चलता है। वो कहते लोन चलता तो भी मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? उसकी वैल्यू 5 लाख की होगी, तो बोले अभी भी 15 लाख मिल जाएगा। हमने कहा गजब की बात। बंधुओं, डुबा दिया देश को सरकार की इस नीतियों ने। आज भी सैकड़ों, उसने अपनी गाड़ी पर जिसकी वैल्यू 3 लाख की नहीं है, 6 लाख का लोन ले रखा है, वैल्यू 3 लाख की नहीं। अब वो छोड़ देगा गाड़ी को, ले जाओ बैंक वाले, 6 लाख कौन भरे? 3 लाख की वैल्यू नहीं है तो 3 लाख का तो फायदा हो गया। उस गाड़ी को फिर दूसरों के द्वारा 2.5 लाख में खरीद लेंगे वापस। मेरे भारतवासियों, समझो, अपने में समझो, जागो। आप वही मानव हैं जो श्रेष्ठ भारत के पूर्वजों की, उन्हीं के अंश, वंश और संतान हैं। आपकी लापरवाही से, आपके ध्यान न देने से आपने इतना अपने को कमजोर क्यों मान लिया है? अरे 1600 वर्ष से जो स्थिति थी वो बदल गई। आज आप जागरूक हो जाओ। क्यों इस तरह का जीवन क्यों जीने के लिए आप असहाय हैं, लाचार हैं? आगे आइए और अपने अधिकार का दमन मत होने दीजिए। और ये बता दे रहा हूं मैं, ये मजहब और संप्रदाय और जातिवाद और धर्मवाद करके लड़ाई के चक्कर में मत पड़ो। मैं कहता हूं शशिभानु राजयोगी, यहाँ कोई भी पंथ, मजहब, संप्रदाय कुछ नहीं है। सब मानव में अपने अपने ढंग से अपने जीवन को चलाओ। अगर कोई कट्टरवादिता का अनुकरण कर रहा है या कट्टरवादिता का जहर फैला रहा है, उनको तत्काल, अगर सरकार नहीं दंडित करती है तो समाज उसको बहिष्कृत करने के लिए, उसको समझाने के लिए, उसको किसी भी तरह से सही मार्ग पर लाने के लिए सशक्त है, संपन्न है, पूर्ण है। समाज कर सकता है इस कार्य को। तो बंधुओं, आजकल जो भारत में जितने सरकार के द्वारा जो ठेकेदारियां हो रही है, जो टेंडर, ठेके निकाले जा रहे, काम निकाले जा रहे हैं, क्या करोगे?
जब इनकी नीयति ऐसी खराब है, जब इनके विचार ही इतने बिगड़ चुके हैं, इनको यही ज्ञान नहीं है कि हम किसके धन को कहाँ लगा रहे हैं, और इनको ये भी ज्ञान नहीं है कि इस धन को खा करके कितने दिन जिएंगे और कितना दिन तक इस धन को चला पाएंगे। बंधुओं, पीड़ा होती है हृदय को। दिन दहाड़े लूट, एक कोई व्यक्ति लूटता है तो अंधेरे में रात में लूटता है, ये तो दिन में ही लूट रहे हैं, कायदेसर कानून के अनुसार लूट रहे हैं, कह देते हैं। बंधुओं, मैं कहना चाहता हूं कि हमको सबको जागरूक होना पड़ेगा। इस तरह की नीति नियमों से, इस तरह के संचालन से देश कहां जाएगा। यहां विराम करेंगे। जय विश्व बंधु।